हाय फ्रेंड्स, मैं हूं योगनाथ सर। आप सभी का यूट्यूब चैनल यूरम अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। ये टॉपिक आउटसाइड की जितने भी एग्जाम होती हैं उनमें अगर हिंदी के प्रश्न आते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न जरूर होते हैं, वो भी 3 या 4 मार्क्स के लिए। साथ ही साथ इस सीबीएसई बोर्ड के 10 कक्षा में रचना के आधार पर वाक्य के भेद, सरल का मिश्र, मिश्र का संयुक्त या मिश्र का सरल, इस प्रकार के वाक्यों का रचनांतरण के बारे में प्रश्न जो होते हैं वो इसी टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। ये टॉपिक का ये रहा हमारा महत्व। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, वाक्य विश्लेषण, संश्लेषण तथा रचनांतरण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एनालिसिस, सिंथेसिस एंड चेंज ऑफ द सेंटेंसेस। सबसे पहले आता है हमारा वाक्य विश्लेषण, अर्थात एनालिसिस ऑफ सेंटेंस। जानते हैं वाक्य विश्लेषण पहले किससे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है। राइट, तो वाक्य विश्लेषण का मतलब ये होता है कि किसी भी वाक्य के अंतर्गत आए हुए पदों को या उपवाक्यों को पृथक पृथक करके उनका आपसी संबंध बताना या दर्शाना वाक्य विश्लेषण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से रिवाइज करता हूं। वाक्य विश्लेषण यानी वाक्य में आए हुए पदों या उपवाक्यों को एक दूसरे से अलग अलग करके उनका आपसी संबंध बताना वाक्य विश्लेषण कहलाता है। इसे वाक्य विग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हुई हमारी परिभाषा। एक उदाहरण के द्वारा हम वाक्य का विश्लेषण किन आधारों पर किया जाता है वो देखते हैं। उदाहरण है, दशरथ नंदन राम ने लंकाधिपति रावण को वानर सेना की सहायता से मार गिराया। एक सीधा साधा वाक्य है। अब इस वाक्य के पदों को या वाक्य में आए हुए वाक्यों को पृथक पृथक हम करेंगे। सबसे पहले कर्ता, जिसे हम उद्देश्य भी कह सकते हैं, इसमें कर्ता क्या है तो राम, अर्थात राम ने। राइट, उसके बाद आता है कर्ता विस्तार। कर्ता यानी उद्देश्य और कर्ता विस्तार में उद्देश्य विस्तार, जिसे विशेषण भी उसके साथ आ सकता है। तो कर्ता विस्तार इस वाक्य में क्या है, दशरथ नंदन राम के साथ, अर्थात कर्ता जो राम है, राम के साथ ये आए हैं, कर्ता का विस्तार है। तो कर्ता विस्तार हो गया दशरथ नंदन। ओके, उद्देश्य विस्तार या कर्ता विस्तार दशरथ नंदन, कर्ता राम ने। इसके बाद बारी आती है कर्म। कर्म है रावण को। रावण के साथ यदि कर्म के साथ कोई विस्तार में शब्द है, पद है, बिल्कुल है, वह है लंकाधिपति। तो ये लंकाधिपति क्या हो गया, कर्म विस्तार। ठीक है, इसके बाद बारी आती है करण कारक। करण कारक वानर सेना की मदद से या सहायता से। वानर सेना की सहायता से हो गया हमारा करण कारक। इसके बाद बचा क्रियापद या क्रिया। तो क्रिया क्या है, मार गिराया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार कर्ता राम ने, कर्ता विस्तार दशरथ नंदन, कर्म रावण को, कर्म विस्तार लंकाधिपति, करण कारक वानर सेना की सहायता से, और क्रिया या क्रियापद मार गिराया। तो ये रहा इस वाक्य का वाक्य विश्लेषण। इसी प्रकार बाकी वाक्यों का अगर हमें वाक्य विश्लेषण करना है तो इन्हीं अंगों के आधार पर
हमें वाक्य का विश्लेषण करना चाहिए। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, परंतु इस प्रकार का वाक्य विश्लेषण किसी को करते मैंने नहीं देखा, परंतु बेसिक जो है वो इसी प्रकार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे वीडियो मैंने देखे, वाक्य विश्लेषण है संयुक्त वाक्य का सरल में किया जाता है या मिश्र में किया जाता है, और उसका संश्लेषण करते समय सरल वाक्यों का संयुक्त में किया जाता है। वो तो ठीक है, परंतु वाक्य का विश्लेषण इसी प्रकार होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं वाक्य की जो रचना के आधार पर भेद होते हैं, जैसे सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इन वाक्यों का विश्लेषण किस प्रकार करना चाहिए या किस आधार पर किया जाता है। पहले सरल वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य का पहला भेद होता है सरल वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं आप जानते होंगे, इससे पहले भी हमने रचना के आधार पर वाक्य भेद या अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, इन टॉपिक्स को लेकर वीडियो बनाए हैं। इन वीडियोस को देखना है तो हम डिस्क्रिप्शन में इन रचना के आधार पर वाक्य भेद तथा अर्थ के आधार पर वाक्य भेदों की लिंक शेयर कर रहे हैं, आप कृपया उसे देख सकते हैं। तो देखते हैं रचना के आधार पर पहला भेद सरल। सरल वाक्य किसे कहते हैं आप तो जानते होंगे, फिर मैं थोड़ा सा जानकारी देने के लिए बता दूं। सरल वाक्य में जिस वाक्य में एक उद्देश्य यानी कर्ता सब्जेक्ट और एक या एक से अधिक विधेय होते हैं, सरल वाक्य में एक या एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं, परंतु विधेय एक ही होते हैं। विधेय है क्रिया, ऑब्जेक्ट वर्ब। तो सरल वाक्य यानी वह वाक्य जिस वाक्य में एक या एक से अधिक उद्देश्य यानी कर्ता और एक क्रिया होती है, ये विधेय होता है। राइट, तो उद्देश्य और विधेय इन दो अंगों के भीतर सरल वाक्य को बांटा जाता है। आप ये भी जानते होंगे कि उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। उद्देश्य यानी कर्ता सब्जेक्ट, अर्थात जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाए या कहा जाता है, वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो इसमें उद्देश्य क्या हो गया, राम ने, और विधेय हो गया रावण को मारा। ठीक है, विधेय किसे कहते हैं, तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। ठीक, तो आपको एक पुनर्स्मरण इस बारे हो गया होगा कि सरल वाक्य किसे कहते हैं या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। तो उद्देश्य और विधेय के अंतर्गत इन निम्नलिखित पद जो आते हैं उनके आधार पर सरल या साधारण वाक्यों का विश्लेषण किया जाता है। पहला आता है उद्देश्य, जिसमें पहला होता है उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता या मुख्य पद, मुख्य कर्ता पद। दूसरा आता है कर्ता विस्तार, जैसे इसमें हमने किया। उसी प्रकार सरल वाक्य में भी कर्ता के साथ अगर कुछ पद आते हैं या पदबंध आते हैं, उसे कर्ता विस्तार के अंतर्गत हम रखते हैं, जिसे हम कर्ता का विशेषण या विशेषण पदबंध भी कह सकते हैं अगर आए तो। इसके बाद दूसरा मुख्य अंग होता है विधेय। विधेय के अंतर्गत कर्म, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साथ विकर्म के साथ अगर कुछ शब्द हैं, पद है, पदबंध हैं, तो हम कर्म विस्तार मानते हैं या कहते हैं, जिसे विशेषण पद या पदबंध हम कह सकते हैं। इसके बाद विधेय के अंतर्गत आता है क्रिया या क्रियापद। अगर क्रिया के साथ बहुत सारे पद हैं, उन पदों के द्वारा वे पद क्रिया पदबंध का कार्य करते हैं, तो उसे हम क्रिया पदबंध कह सकते हैं। लेकिन इसी प्रकार क्रिया विशेषण एडवर्ब, अगर एक सिंगल पद है तो क्रिया विशेषण पद हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे पद मिलकर अगर क्रिया विशेषण का कार्य करते हो तो हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध। जैसे संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, इसी तरह क्रिया विशेषण पदबंध होता है। इसकी भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हैं, कृपया अगर जानना है तो आप देख सकते हैं। पदबंध, इसका भी वीडियो हमने बनाया ऑलरेडी। ठीक है, इसके बाद दो और अंग होते हैं, वो होता है पूरक पद या पदबंध। इनको छोड़कर जो दूसरे बचे हुए पद है या पदबंध है, उसको हम पूरक पद या पदबंध कह सकते हैं। एंड लास्ट आखिरी होता है अन्य कारकीय पद, जैसे कर्म कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक को छोड़कर जो बाकी बचे हैं उन्हें हम अन्य कारकीय पद या पदबंध कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ उदाहरणों के द्वारा यहाँ पर सरल वाक्यों का विश्लेषण करेंगे इस तालिका के द्वारा। तालिका इस प्रकार है, उद्देश्य और विधेय इन दो भागों में डिवाइड की गई है। उद्देश्य के अंतर्गत जैसे कि हमने यहाँ देखा कर्ता और कर्ता विस्तार,
कर्ता विस्तार, कर्ता या मुख्य पद। दूसरे अंग में आता है विधेय। विधेय के अंतर्गत आता है कर्म, कर्म में मुख्य पद और कर्म का विस्तार। देन अन्य कारकीय पद, इसमें आता है विस्तार और मुख्य पद। देन क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण उसका विस्तार और मुख्य पद, और लास्ट में आता है क्रियापद। ठीक है दोस्तों, इस तालिका के द्वारा कुछ उदाहरणों के आधार पर हम सरल वाक्यों का विश्लेषण किस तरह करना चाहिए या करना किया जाता है, इसका विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। पहला उदाहरण है, प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी एक कुशल पायलट भी थे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है उद्देश्य। उद्देश्य में कर्ता या मुख्य पद वो कौन सा है? तो पहला उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता या मुख्य पद है श्री राजीव गांधी। इस कर्ता या मुख्य पद के साथ विस्तार है, कुछ शब्द लगे हुए हैं, बिल्कुल है, वह प्रधानमंत्री। तो कर्ता के विस्तार में आ जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, देन अन्य कारक पद, अन्य कारक पद नहीं है, प्रयास कर देंगे। उसके बाद बारी आती है कर्म पूरक, उसमें भी विस्तार और मुख्य पद के। विस्तार में आएगा एक कुशल, और मुख्य पद आएगा पायलट। यहां तक आया था कि सरल वाक्यों का विश्लेषण किस प्रकार किया जाता है, उसका विचार हम कर रहे थे। पहला एक उदाहरण लिया था कि प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी एक कुशल पायलट भी थे। इस वाक्य को हमने इस तालिका के आधार पर यानी किन किन अंगों में उसको विभाजित करना चाहिए, विश्लेषित किया जाता है, यह हमने देखा था। अब हम दो सेंटेंस जो बचे हैं सरल वाक्यों के, साधारण वाक्यों के, उनका भी विश्लेषण देखते हैं इसी तालिका के आधार पर। दूसरा उदाहरण है, तेजस्वी चाणक्य ने वीर चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बना दिया। ठीक है, इस वाक्य में सबसे पहले आएगा हमारा कर्ता या मुख्य पद। कर्ता जो है वह है चाणक्य ने। ठीक है, चाणक्य ने क्या हो गया? कर्ता या मुख्य पद। कर्ता का विस्तार तेजस्वी। ओके, इसके बाद अन्य कारक पद में विस्तार है नहीं है। अन्य कारक पद में मुख्य पद है, बिल्कुल है। अन्य कारक पद में मुख्य पद भी है और विस्तार भी है। अन्य कारक पद मुख्य पद जो है वो है मगध का। क्या है? मगध का सम्राट। अन्य कारकीय पदों में विस्तार में आएगा मगध का, और सम्राट क्या आ जाएगा? अन्य कारकीय पद में मुख्य पद आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद कर्म या कर्म पूरक में विस्तार जो है वह है, इसका मुख्य पद होगा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के साथ विस्तार में शब्द है, बिल्कुल है वीर, तो ये क्या हो जाएगा? कर्म पूरक का विस्तार। ठीक है, तेजस्वी चाणक्य ने वीर चंद्रगुप्त को, तो यहाँ को भी रह जाएगा क्योंकि वो कर्म पूरक है। तेजस्वी चाणक्य ने वीर चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बना दिया। यहाँ पर क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण का विस्तार है, बिल्कुल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अभ्यास कर लेंगे। बचा है क्रिया
पद वह है बना दिया। ठीक है, ओके। नाउ तीसरा, स्वार्थी व्यक्ति देश हित के लिए बहुत कम सोचते हैं। इस वाक्य में सबसे पहले आएगा कर्ता का मुख्य उद्देश्य में, वो क्या है? व्यक्ति। उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता या मुख्य पद है व्यक्ति, कर्ता विस्तार स्वार्थी। ठीक है, तो ये हो गया कर्ता या कर्ता विस्तार। उसके बाद दूसरा होता है अन्य कार्य पद। अन्य कार्य पद में देश हित के लिए, ये हो जाएगा मुख्य पद। इसका विस्तार नहीं है। ठीक है, इसके बाद बारी आती है कर्म। कर्म का मुख्य पद या विस्तार है नहीं है, तो हम क्या करते हैं? व्यास करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्रिया विशेषण का मुख्य पद और विस्तार है बिल्कुल है। बहुत कम या कम हो जाएगा क्रिया विशेषण का मुख्य पद और विस्तार में आ जाएगा बहुत। ठीक है, बचा क्रियापद वह है सोचते हैं। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों स्वार्थी व्यक्ति देश हित के लिए बहुत कम जो क्रिया विशेषण है तो मुख्य पद क्रिया विशेषण का और विस्तार में क्रिया, इसमें इस तरह हमने इसको विश्लेषित किया। ठीक है, तो यहाँ सरल साधारण वाक्य जिसमें हमने 3 उदाहरण देखे, इन तीनों उदाहरणों को इस तालिका के आधार पर हमने चर्चा किया, विश्लेषित किया। अब बारी आती है संयुक्त वाक्यों का विश्लेषण करने की। संयुक्त वाक्य का विश्लेषण जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एनालिसिस ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, सबसे पहले इसका विश्लेषण करने से पहले हमें जान लेना जरूरी है कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, ये किसे कहा जाना चाहिए। तो संयुक्त वाक्य एक मोटे तौर पर कहा जाए तो जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र या अर्थवान वाक्य होते हैं और इन 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्यों को या अर्थवान वाक्यों को किसी समानाधिकरण योजक की सहायता से जोड़ा जाता है, कंजक्शंस, ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। अगर उस कंजक्शन को या योजक को हटा दिया जाए तो दोनों या 2 से अधिक 3 हो तो तीनों बिल्कुल स्वतंत्र हो जाते हैं और अपना अपना अर्थ व्यक्त करते हैं। वे एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं। भले ही उनको अलग कर दिया जाए तो भी वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व या स्वतंत्र मीनिंग प्रकट कर पाते हैं। इसलिए इन्हें समानाधिकरण उपवाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समानाधिकरण उपवाक्य कहा जाता है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में कुछ विशेष बातें हैं जो हम याद रखनी है। जैसे 2 समान स्तर के साधारण वाक्य, जैसे कि मैंने अभी बताया, इनमें 2 स्वतंत्र या अर्थवान वाक्य जो होते हैं जिन्हें हम समान स्तर के साधारण वाक्य कह सकते हैं, किसी योजक के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, इसलिए विश्लेषण करने से पहले इन दोनों साधारण वाक्यों को योजक को हटाकर या दूर कर अलग अलग कर लेना चाहिए, पृथक कर लेना चाहिए। इसलिए पहले योजक को अलग करके दोनों साधारण वाक्यों को पृथक करें, यानी अलग करें। देन फिर उनका साधारण वाक्यों के विश्लेषण करना चाहिए। जैसे इसके पहले हमने इन साधारण वाक्यों का विश्लेषण किया, इसी प्रकार इनका विश्लेषण हमें करना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनका इस तालिका के आधार पर विश्लेषण करने से पहले कुछ प्रमुख अंगों के आधार पर भी इनको देखा जाना जरूरी है। वे अंग कौन से हैं हम देखते हैं इन उदाहरणों के आधार पर। यहाँ 4 उदाहरण हमने देखे हैं। इन 4 उदाहरणों को देखेंगे। पहला उदाहरण है सलोनी के पिता कल सोहन के पिता से मिले और खुलकर बातें की। दोस्तों इसमें 2 स्वतंत्र वाक्य हैं। वाक्य पहला है सलोनी के पिता कल सोहन से मिले, और दूसरा है खुलकर बातें की।
ये पहला समानाधिकरण उपवाक्य है। और ये दूसरा है। तो और क्या है इसमें? और जो है ये है योजक। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमने क्या किया? सबसे पहले योजक को हटा लिया और योजक को हटाया, यानी कि और इस कंजंक्शन को हटाया, तो दोनों वाक्य अलग हो गए। जैसे सलोनी के पिता कल सुमन के पिता से मिले, पहला हो गया उपवाक्य जिसे हमने नाम दिया पहला समानाधिकरण वाक्य। इसके बाद दूसरा अलग हुआ, खुलकर बातें की, ये भी दूसरा समानाधिकरण उपवाक्य है। तो इसी प्रकार इस तालिका के आधार पर इनका विश्लेषण करने से पहले इन्हें अलग अलग करें, विश्लेषण करें। ठीक है, दूसरा है इन दोनों का भी इसी प्रकार हम पहले विश्लेषण कर देते हैं। दूसरा उदाहरण है, मैं तुम्हारी सहायता करता लेकिन इस समय मजबूर हूँ। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? योजक को हटा लें, अलग करें। योजक है लेकिन, इसको हटाया तो पहला वाक्य इस प्रकार निकल के आया, मैं तुम्हारी सहायता करता, ये हो जाएगा पहला। और दूसरा हो जाएगा मजबूर हूँ, पहला समानाधिकरण उपवाक्य, मजबूर हूँ दूसरा समानाधिकरण उपवाक्य। इस प्रकार दो समानाधिकरण उपवाक्यों और एक योजक, यह रहा इसका विश्लेषण। अब देखते हैं तीसरा संयुक्त वाक्य का उदाहरण। दिन हुआ और लोग उठे, दिन हुआ और लोग उठे। इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे? योजक को हटाए या निकाले, योजक है, और इसके बाद दोनों वाक्य अलग हुए। जैसे दिन हुआ लोग उठे, ये पहला समानाधिकरण उपवाक्य, ये दूसरा समानाधिकरण उपवाक्य। इन्हें समानाधिकरण उपवाक्य क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों ही योजक को हटा दिया जाए तो दोनों स्वतंत्र उपवाक्य अपना अपना अर्थ प्रकट करते हैं, इन्हें एक दूसरे पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं होती, इसलिए इन्हें समानाधिकरण उपवाक्य कहा जाता है। तो ठीक है, तो पहला समानाधिकरण उपवाक्य, दूसरा समानाधिकरण उपवाक्य और ये हो जाएगा योजक। ठीक है, तो ये रहा हमारा संयुक्त वाक्यों का विश्लेषण। इस प्रकार समानाधिकरण उपवाक्यों के आधार पर, इनका तालिका के आधार पर जो विश्लेषण हम बाद में देखेंगे। अब तीसरा वाक्य के आधार, रचना के आधार पर तीसरा वाक्य जो है, तीसरा वाक्य का प्रकार वह है मिश्र, उसका भी विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण करने से पहले इसकी भी कुछ विशेषताएं होती है, अर्थात मिश्र या मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, ये आपको पता होगा, क्योंकि इससे पहले हमने रचना के आधार पर जो वाक्य ये वाक्य के भेद हैं, इसका वीडियो में बहुत अच्छे से आपको से चर्चा की थी, डिस्कशन किया था। अगर देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है उसको क्लिक करके देख सकते हैं। फिर एक मोटे तौर पर हम देखें, बात करें तो मिश्र वाक्य वह वाक्य कहलाता है जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। ये दोनों ही तब तक अपना अर्थ व्यंजित नहीं कर पाते जब तक दोनों साथ साथ जुड़कर नहीं आते। इसीलिए प्रधान उपवाक्य योजकों की सहायता से जुड़े होते हैं। विश्लेषण करने से पहले इन योजकों को, जैसे कि हमने संयुक्त वाक्य का विश्लेषण करने से पहले योजकों को हटाया, ठीक इसी प्रकार इनमें भी प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्यों को अलग करने के लिए उनको जोड़ने वाले जो योजक होते हैं उन योजकों को हमें हटाना चाहिए। योजकों को हटाकर आश्रित तथा प्रधान उपवाक्य पृथक करें, यानी अलग करें। बाद में अलग होने वाले प्रधान उपवाक्य या आश्रित उपवाक्यों का विश्लेषण साधारण वाक्यों की तरह करें। ठीक है, अगर उसको हम विचार कर लेते हैं, मिश्र वाक्यों का विश्लेषण। मिश्र वाक्यों की विशेषताएं भी हमने देखी थी। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं ये भी देखा था। मिश्र वाक्य में मुख्यतः वाक्य के दो अंग होते हैं, एक प्रधान उपवाक्य और एक से अधिक उपवाक्य। राइट, उसमें आश्रित उपवाक्य जो होते हैं वो प्रधान वाक्य आश्रित होते निर्भर होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं। ऐसे वाक्यों को मिश्र वाक्य कहते हैं। ये बिना एक दूसरे से जुड़े जब तक नहीं आते
वे दोनों ही अपना अपना अर्थ व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। इनमें प्रयुक्त आश्रित उपवाक्य जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। वाक्य का विश्लेषण करने पर ये नाम देना जरूरी होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ उदाहरणों की सहायता से मिश्र वाक्य का विश्लेषण कैसे किया जाता है। ठीक है, पहला उदाहरण है, जो छात्र नृत्य पढ़ते हैं वे ही उत्तीर्ण होते हैं। तो इसमें नृत्य उत्तीर्ण होते हैं, ये हो गया प्रधान उपवाक्य। और दूसरा जो बचा है, वे ही उत्तीर्ण होते हैं, ये हो गया आश्रित उपवाक्य। इसको आश्रित वाक्य के अंतर्गत इन 3 अंगों का विचार किया जाए तो ये कौन सा होगा? विशेषण वाक्य, क्योंकि वे ही उत्तीर्ण होते हैं। वे कौन? जो पढ़ने वाले होते हैं, पढ़ने वाले में विशेषण होता है, तो ये हो गया विशेषण पद, सॉरी विशेषण वाक्य। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण है, हमें ये सोचना है कि देश की एकता और अखंडता कैसे कैसे बनी रहे। इस वाक्य में प्रधान वाक्य कौन सा है और आश्रित वाक्य कौन सा है? तो स्वाभाविक है जिस वाक्य के अंग मुख्य भाव निकलता है वो प्रधान वाक्य या मुख्य उपवाक्य कहलाता है। इसमें हमें ये सोचना है ये क्या है? प्रधान वाक्य है। और कि देश की एकता और अखंडता बनी रहे, ये आश्रित वाक्य है। आश्रित में इन तीनों का विचार किया जाए, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य या क्रिया विशेषण उपवाक्य, इसमें ये आएगा संज्ञा उपवाक्य, क्योंकि देश की एकता और अखंडता ये क्या है? भाववाचक शब्द, तो स्वाभाविक है संज्ञा उपवाक्य है। राइट, आश्रित में संज्ञा उपवाक्य। अब तीसरा उदाहरण देखें। तीसरा उदाहरण ये है कि जहां जहां भी नेताजी गए उनका भव्य स्वागत हुआ। यहाँ पर मुख्य भाव क्या है? 2 वाक्य है, बराबर है, 2 वाक्य है, ये तो पक्की है। जैसे जहां जहां नेताजी गए पहला वाक्य है, उनका भव्य स्वागत हुआ, ये दूसरा वाक्य है। परंतु इन दोनों में मुख्य भाव जो है उनका भव्य स्वागत हुआ इससे निकल रहा है, तो ये क्या हो गया? प्रधान वाक्य। राइट, और जो बचा है दूसरा वाला ये हो गया आश्रित वाक्य। आश्रित में संज्ञा है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है, तो हो जाएगा क्रिया विशेषण, क्योंकि जहां जहां क्या है? सामवाचक क्रिया विशेषण। सो ये आश्रित में क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राइट। अब आखिरी चौथा उदाहरण है, ये प्रचलित प्रथा थी कि जब राजपूत युद्ध भूमि से जीत कर लौटता तो उसका स्वागत होता था। इसमें वाक्य का मुख्य भाव जो है किससे निकला है? तो मुख्य भाव जो है इसमें 3 उपवाक्य हैं, ये तो पक्का है। पहला एक प्रचलित प्रथा थी, दूसरा जब राजपूत युद्ध भूमि से जीत कर लौटता तो उसका स्वागत होगा। तो इस प्रकार 3 उपवाक्य इस वाक्य के अंतर्गत जुड़े हुए हैं। तो पहला मुख्य भाव जो है प्रधान उपवाक्य वही है, सॉरी यही प्रचलित प्रथा थी, इसलिए वाक्य का मुख्य भाव निकल रहा है, इसलिए हो जाएगा प्रधान उपवाक्य। राइट, और बचे जो है ये दोनों, जब राजपूत युद्ध भूमि से जीत कर आता या जीत कर लौटता और उसके बाद का तो उसका स्वागत करना, ये दोनों ही आश्रित उपवाक्य हैं। आश्रित में जब राजपूत युद्ध भूमि से जीत कर लौटता
यहाँ जब शब्द पर जरा जोर दीजिए। क्रिया विशेषण के अंतर्गत 4 भेद होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो जब किसका बोध कराता है? काल का। तो ये हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण, अर्थात ये आश्रित वाक्य में क्रिया विशेषण उपवाक्य आ जाएगा। दूसरा जो है आश्रित वाक्य दूसरा, उसका स्वागत होता। तो ये क्या है? उसका है किसका? राजपूत का। तो राजपूत क्या है? संज्ञा है। तो ये हो जाएगा संज्ञा हुआ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार मिश्र वाक्य का विश्लेषण हम कर सकते हैं। अब रही बात इस तालिका के आधार पर मिश्र और संयुक्त वाक्यों के वाक्य विश्लेषण की, वह हम करके देखेंगे। सर्वप्रथम तालिका के आधार पर संयुक्त और मिश्र वाक्यों का विश्लेषण करने से पहले हमें इस प्रकार वाक्य का विभाजन करना जरूरी होता है। अब आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा संयुक्त और मिश्र वाक्यों के विश्लेषण की तालिका पर हम विचार करें। यहाँ संयुक्त वाक्य का एक उदाहरण मैंने दिया है, इसके साथ साथ मिश्र वाक्य का एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमें यह सोचना है कि देश की एकता और अखंडता कैसे बनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मिश्र वाक्य का उदाहरण, राइट। सो यहाँ पर मिश्र वाक्य का उदाहरण जो है, हमें ये सोचना है कि देश की एकता और अखंडता कैसे बनी रहे। यहाँ उद्देश्य के अंतर्गत अगर विचार किया जाए तो उद्देश्य के अंतर्गत विस्तार में, उद्देश्य में कर्ता या मुख्य पद और उसका विस्तार, ये दो तालिका है। इसमें विस्तार मुख्य पद के साथ नहीं है, मुख्य पद जो है हमें ये आएगा, राइट। विस्तार नहीं, इस प्रयास कर दिया। इसके बाद आएगा अन्य कार्य पद, नहीं है, प्रयास कर दिया। न विस्तार है न मुख्य पद है, राइट। इसके बाद कर्मपूरक देखें, कर्मपूरक भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो वहां पर भी हमने क्या कर दिया? प्रयास कर दिया। इसके बाद यह शब्द जो है ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि सोचना है। क्या सोचना है? ये सोचना है। तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण है। उसके साथ शब्द नहीं है, यानी विस्तार नहीं है, प्रयास कर दिया हमने। ओके, उसके बाद क्रिया क्या है? क्रिया जरा तो दिमाग पर जोर डालिए, सोचे क्या आ सकता है? तो क्रिया हो जाएगी सोचना है। राइट। इसके साथ एक और हमें जोड़ना चाहिए, वह है योजक। योजक शब्द क्या है इसमें? की क्या है? जोड़ने का काम है, इसलिए योजक हो जाएगा। अब आगे का जो हिस्सा है वो तदुपरांत, इसी वाक्य में तदुपरांत आएगा, यानी दूसरे कॉलम में आएगा। वो ये देश की एकता और अखंडता, यहाँ आ जाएगा कर्ता विस्तार में देश। कर्ता या मुख्य पद आ जाएगा एकता और अखंडता। ठीक है। इसके बाद अन्य कार्य पद नहीं है, न मुख्य पद है न विस्तार है, लेकिन कर्मपूरक ऑब्जेक्ट है नहीं है। सो उसमें भी हमने अभ्यास कर लिया। इसके पश्चात क्रिया विशेषण, विस्तार नहीं लेकिन कैसी, ये शब्द आया है, बनी रहे, इसकी विशेषता बताता है, इसलिए क्रिया विशेषण कैसे, सॉरी कैसी क्रिया है, बनी रहे। ठीक है दोस्तों,
अब संयुक्त वाक्य को देखते हैं इस तालिका के आधार पर, इसका विश्लेषण कैसे होगा। संयुक्त वाक्य है हमारी कक्षा के छात्र। इसमें उद्देश्य के अंतर्गत अगर विचार किया जाए तो कर्ता का मुख्य पद विस्तार ये होगा। मुझे लगता है हमें यहाँ ऊपर लिखना चाहिए कि जगहों की कमी है। हमारी कक्षा के, ये हो जाएगा कर्ता विस्तार। हमारी कक्षा के, मुख्य पद छात्र। ओके, इसके बाद अन्य कार्य पद नहीं कोई, ये विस्तार में नहीं है, बट यहां से ये जो शब्द है ये अन्य कार्य का मुख्य पद है। ओके, इसके पश्चात कर्म पूरक में क्रिया विशेषण के अंतर्गत सप्ताह, क्रिया विशेषण का विस्तार जो है गत सप्ताह, इसलिए विस्तार में आएगा गत। ठीक है, इसके बाद क्रिया जो है वह है क्रियापद गए। योजक, योजक है जी बिल्कुल है। और ठीक है, तो हमारी कक्षा के छात्र गत सप्ताह यहाँ से कश्मीर गए। इन शब्दों को हमने उद्देश्य और विधेय के अंतर्गत पार्ट्स में डिवाइड किया, विभाजित किया। अब बचा हुआ हिस्सा जो है वो भी इस तालिका के आधार पर विश्लेषित करते हैं। ओके, कर्ता विस्तार आगरा में ताजमहल भी देख के आए वापसी पर, इसका भी विश्लेषण करें तो उद्देश्य के अंतर्गत जो विस्तार है उसमें आएगा कक्षा के, नहीं आएगा, सॉरी नहीं आएगा, इसलिए हम क्या होते हैं। हाँ, उसके बाद ताजमहल, ये क्या हो जाएगा उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता या मुख्य पद। ओके, इसके बाद अन्य कार्य पद विस्तार नहीं है, बट मुख्य पद है आगरा में। ठीक है, इसके बाद कर्म विस्तार नहीं है, परंतु मुख्य पद है, मुख्य पद भी नहीं है, सॉरी आगरा में ताजमहल नहीं है, मुख्य पद भी कर्म पूरक में नहीं है। इसके बाद क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा, क्रिया विशेषण के अंतर्गत भी, ये क्या हो जाएगा क्रिया विशेषण भी, और वापसी पर यह आ जाएगा। दूसरा जो वाक्य है उसके अंतर्गत भी और वापसी क्रिया विशेषण के मुख्य पद में आ जाएगा। और बचा हुआ आखिरी कॉलम भी क्रियापद, उसमें आएगा देख आए। योजक नहीं, योजक एक ही है, इसलिए और ये आएगा, उसके बाद में आएगा। इस प्रकार संयुक्त वाक्य जिसमें दो वाक्य हैं, हमारे कक्षा के छात्र गत सप्ताह कश्मीर में, दूसरा वाक्य वापसी पर आगरा में ताजमहल भी देखा है। इन दोनों वाक्यों को हमने इस तालिका के आधार पर उद्देश्य और विधेय में देवी पास के आधार पर यानी कर्ता उसका विस्तार, अन्य कार्य पद मुख्य पद विस्तार, कर्म मुख्य पद और विस्तार, क्रिया विशेषण मुख्य पद विस्तार, क्रिया और योजक इसके अंतर्गत डिवाइड किया। राइट, हाँ, तो दोस्तों इस प्रकार चाहे सरल वाक्य हो या फिर मिश्र वाक्य हो या संयुक्त वाक्य हो, इस तालिका के आधार पर अर्थात उद्देश्य और विधेय के अंतर्गत हम उनको पहले सरल वाक्य तो ऑलरेडी होता है उद्देश्य और विधेय के अंतर्गत, उसी को हम आसानी से कर सकते हैं, परंतु संयुक्त और मिश्र वाक्यों को भी पहले योजक को हटा दें और वाक्यों को समानाधिकरण वाक्य संयुक्त है तो दो प्रकार के समानाधिकरण वाक्यों में उनको डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद अगर मिश्र वाक्य हैं
तो प्रधान और आश्रित वाक्य में डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद इस तालिका में हम उसको भी विश्लेषित कर सकते हैं, ये हमने देखा। ठीक है दोस्तों, यहाँ रोकते हैं, जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में। वहाँ हम देखेंगे संश्लेषण। ये अब तक हमने देखा वाक्य विश्लेषण, वो भी रचना के आधार पर वाक्य का विश्लेषण। अगले वीडियो में हम देखेंगे संश्लेषण, और उसके बाद संश्लेषण में ये विश्लेषण में वाक्य में आए हुए अंगों को अलग अलग करना, उनका एक दूसरे के साथ आपसी संबंध भी करना, ये आपसी संबंध को विश्लेषित करना, ये हो गया वाक्य विश्लेषण। वाक्य में आए हुए अंगों को पृथक पृथक अलग अलग करके उनको विश्लेषण करना वाक्य विश्लेषण कहलाता है, ये हमने देखा। अब हम देखेंगे संश्लेषण, यानी वाक्य के अलग अलग अंगों को एक दूसरे से मिलाना, संश्लेषण कहलाता है। और रचनांतरण में जैसे सरल वाक्य का मिश्र वाक्य में परिवर्तन करना, या मिश्र वाक्य का संयुक्त वाक्य में या सरल वाक्य में परिवर्तन करना, ये क्या कहलाता है? रचनांतरण। ये रचनांतरण जो है 3 प्रकार से होता है। रचना के आधार पर, वाक्य के भेदों के आधार पर, अर्थ के आधार पर, वाक्य के भेदों के आधार पर, और तीसरा वाच्य के आधार पर, यानी वाच्य परिवर्तन के आधार पर। तो ये हम जल्द ही अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक धन्यवाद।